हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। उसी के कंटिन्यूशन में हम ये अगला लेक्चर लेकर आए हैं। उम्मीद है अब तक आपको सब जो चीज़ें हमने समझाई हैं वो समझ आ रही होंगी और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प भी हो रही होगी। दोस्तों, काफ़ी कम समय अब आपके पास बचा है, तो आप रिवीजन पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन है आप साथ साथ देखते रहिए ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट भी होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, fan in and fan out are the characteristic of. Options are registers, logic families, sequential circuits, combinational. The correct option is B. While choosing a particular digital IC for an application, its specification of characteristics should be taken into account. The main specification for logic families are fan in and fan out. What is fan in? Fan in की अगर हम बात करें, basically number of inputs that can be connected to a logic gates is called fan-in. ओके, तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा फैन-इन क्या है। यानी जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो एक पर्टिकुलर लॉजिक गेट से कनेक्टेड हैं उनको हम बोलेंगे फैन-इन। इसी तरह से दोस्तों फैन आउट है। फैन आउट, नंबर ऑफ यूनिट्स that can be connected to the output of a logic gate is called fan out। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट जो कनेक्ट होंगे उसके आउटपुट से वो आपका कहलाएगा फैन। क्लियर है। तो दोस्तों ये वाला भी आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस logic families can be divided into the broad category RTL and TTL, STL and MOS, ECL and TTL, bipolar and MOS। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, फैब्रिकेशन की बात कर रहा है। फैब्रिकेशन में तो केवल बाइपोलर ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं और मॉसफेट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे तो केवल यही 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 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए या तो हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है, बेस, एमीटर, कलेक्टर, बेस, ठीक है, या फिर हम फेट यूज करें, एफईटी हम यूज, ठीक है, ठीक, या इसको मॉस भी कहते हैं, सीमॉस। सीमॉस हो गया, और भी चीजें होती हैं, है ना। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अ डिकोडर इज, आपका डिकोडर क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस सर्किट, डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, जो आपके सर्किट है जिसमें नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं होता। ठीक है, दूसरा या फिर या कह सकते हैं नो क्लॉक, कोई क्लॉक नहीं होती। ये बेटर है कि उसमें कोई क्लॉकिंग नहीं होती। ठीक है, अगर फीडबैक भी ना कहें तो क्लॉक बेटर है कि क्लॉक नहीं। ठीक है, तो वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाए। क्लियरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट मे अपीयर एट द आउटपुट, दैट may appear at the output,
चलिए देखिए, अगर दोस्तों अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम सही से हम यहाँ डिफाइन करें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसको, तो हम ये कह सकते हैं ए सर्किट, ए सर्किट इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इन। ठीक है, ये एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन। ठीक है, पहचान थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्लॉक नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक थोड़ा सा हम बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम कहें, देखिए थोड़ा सा पता हो बेटर है, जैसे एडर हो गया आपका, एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, ठीक है, कन्वर्टर हो गए आपके, इनकोडर हो गया, कोडर, डिकोडर आपका हो गया। तो ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई होगी आपको, क्लियर है। अब इसी तरह से बाकी हम चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं। जबकि अगर हम यहीं सिक्वेंशियल की बात कर लें, अगर हम यहाँ पर सिक्वेंशियल की बात करें, जो सिक्वेंशियल है आप, these are the ones that depend on clock cycle, depend entirely on the past as well as present input for generating output। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फ्लिप फ्लॉप्स, जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, काउंटर्स भी हैं, अगर आप बात करें काउंटर्स भी इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट मे अपेयर एट द इनपुट ऑफ द लॉजिक gate without changing the logic state of the output is termed as। तो दोस्तों ये बेसिकली नॉइस इम्यूनिटी का डेफिनेशन है। The maximum noise voltage that may appear at the input of a logic gate without changing the logical state of the output is termed as a noise immunity। तो बेसिकली नॉइस इम्यूनिटी का ये डेफिनेशन है, जो सीधा आपसे यहाँ पूछ लिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको यहाँ पर समझ आ गया हो, सीधा डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा सा यहाँ बता ही देते हैं। अब देखिए, अगर नॉइस मार्जिन की हम बात, नॉइस इम्यूनिटी की डेफिनेशन तो हो गई है। नॉइस अगर मार्जिन की मैं बात करूँ तो ये क्या है भाई, इट इज अमाउंट
amount of noise that a circuit could withstand without compromising the operation the operation circuit। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं, नॉइस मार्जिन इज अ मेजर और डिजाइन मार्जिन दैट इंश्योर सर्किट फंक्शनिंग प्रॉपरली विद इन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ऐसा भी कहा जाता है। क्लियर है, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए, समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको ये बेनिफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बेसिकली वाइट नॉइस क्या है? वाइट नॉइस एक तरह का रैंडम सिग्नल है दैट हैविंग इक्वल इंटेंसिटी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड गिविंग इट ए कांस्टेंट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अगला अगर हम समझें, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या, आपने पढ़ा होगा एसएनआर, है ना। वो बेसिकली क्या है? वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है आपका। क्लियर, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए, आप ऑलरेडी एसएनआर जानते हैं क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल चीज़ जानना और एक थियोरेटिकल चीज़ जानने में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिग्नल टू नॉइस रेशियो बोलते हैं इसको एस बाई एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेजर used in science and engineering that compares the level of desired signal to the level of background noise। बैकग्राउंड, ठीक है, बेसिकली क्या है, एक तरह का रेशियो है जो सिग्नल पावर और नॉइस पावर का है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। SNR directly impacts the performance of a wireless LAN connection. A higher SNR value means the signal strength is stronger in relation to the noise level। ठीक है, देखिए, जब रिलेशन है S बाई एन का है तो ऊपर सिग्नल है, नीचे नॉइस है, तो जितना ये ज़्यादा होगा मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ उतना बेटर है। ठीक है, तो SNR जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है, मोर SNR मीन्स अलाउिंग हायर डेटा रेट्स एंड अ फ्यूअर ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑल ओवर इट इज ऑफरिंग बेटर थ्रूपुट। क्लियर है दोस्तों, तो जितना एसएनआर अच्छा ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्लियर है, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ। दोस्तों, पहले मैं ये डेफिनेशन सोच नहीं रहा था कि इंक्लूड करूँगा, बट मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ नॉइस इम्यूनिटी पे पूछ लिया है, अगली बार कुछ और पूछ ले, तो अगर हमें नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूड कर। ठीक है, होप आपको बेनिफिशियल होंगी। हो सकता है आपने टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी हो, या सब्जेक्ट आपने ये छोड़ दिया हो, या ये वाला पोर्शन आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में छोड़ दिया हो, तो यहाँ पर आपका वो चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द मिनिमम नैंड गेट, देखिए नैंड गेट से पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सम इन हाफ एडर। दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट है, सम पूछ रहा है। हाफ एडर जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नैंड गेट से, तो उसमें सम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, वैसे आंसर तो ऑलरेडी पता है सी, बट पहले देख लेते हैं कि किस तरह से है, कैसे है। ठीक है,
बहुत लोगों ने इसका आंसर डी मार्क किया होगा 5। क्यों किया होगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजीली हम कर लेंगे। अब देखिए पहले फिगर समझते हैं। ये आपका हाफ एडर है ये बेसिकली आपका हाफ एडर आपके लिए पहले से बना के रखा। ठीक है, हाफ एडर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 NAND गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर। पूरा हाफ एडर इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 NAND गेट। तो हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन जब करना पढ़ा हो तो जल्दी से करने के चक्कर में मार्क हो सकता है एग्जाम में आंसर आपने 5 मार्क कर दिया हो, या आप कब भविष्य में कर दें। ठीक है, तो हाफ एडर बनाने में 5 NAND गेट लग 5 NAND। बट यहीं अगर हम सम की बात करें, देखिए सम की अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये इतना पोर्शन सम का है। तो कितने 1 2 3 4, तो सम के इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 NAND गेट रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो अब उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। इसी तरह से अब आप देख लीजिए, बताइए कैरी के लिए कितने चाहिए। देखिए कैरी एक ये और एक ये, दो ही से ही काम हो गया है। बाकी तो आप इम्प्लीमेंट अभी कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बार आ गया है, क्लियर है। और यहाँ से फिर हमने फिर बाहर निकाल दिया। कैरी क्या होता है, कैरी बेसिकली ए बी तो होता है। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए बी बार, ठीक है, यहाँ पर भी ए बी बार आ गया है। क्या आ जाएगा, ए बी बार डॉट ए बी बार का बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बार का बार प्लस ए बी बार का बार, तो ये आ जाएगा ए। क्लियर है, उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आया होगा। ओके जी, क्लियर है दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन आपको समझ होगा। ठीक है, तो कैरी क्या हो गया, कैरी मेरा होता है ए बी। क्लियर है, तो इसके लिए हमें दो नेट। अब देखिए ये जो बेसिकली सम है, सम मेरा क्या होता है, ए एक्सॉर बी। सम मेरा क्या होता है, ए एक्सॉर बी। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता लग गई कि एक एक्सॉर को इम्प्लीमेंट करने में 4 NAND गेट रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है, एक एक्सॉर को इम्प्लीमेंट करने में 4 NAND गेट इज रिक्वायर्ड। ओके गॉट इट दोस्तों। एग्जाम में आएगा तो हो सकता है एक्सोर पूछ ले डायरेक्ट आपसे। देखिए अभी सम पूछा है, अभी यहाँ पर क्या पूछा है, सम पूछा है। तो सम मेरा क्या होता है, सम का फॉर्मूला है, सम है मेरा ए एक्सोर बी। तो अगली बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्सोर जो गेट है, एक्सोर जो गेट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड है, कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड है, 4 NAND गेट रिक्वायर्ड है। तो हो सकता है यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाए, बट यहाँ पर इस बार सम पूछ ले कि जो हाफ एडर में जो सम होता है, जो हाफ एडर में होता है उसके लिए कितने एक्सोर गेट रिक्वायर्ड हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा एक्सोर कितना है, एक एक्सोर गेट रिक्वायर्ड है, 1 एक्सोर। ठीक है, और अगर वो पूछे कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं तो वो 4 NAND गेट होगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, बट अगर आपको प्रॉपर पता है तो आप इजिली कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज है जो आपको यहाँ पर समझनी। क्लियर, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम उसके लिए प्रॉपर चीजें लेकर आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक अगर यहाँ हम बात कर लें, देखिए जब कर ही रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। यहाँ मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सम हो गया, ये मेरा कैरी हो गया। अगर हम यहाँ ट्रुथ टेबल बना दें इसकी, ठीक है, ट्रुथ टेबल भी पूछ सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए क्या होगा, एक्सॉर में यहाँ 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 0। ठीक है, और कैरी की अगर बात करें तो कैरी क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0
0 0 और 1, तो ये मेरा कैरी होगी। एक्सॉर हमारा ये हो। अब एक्सॉर में एक चीज़ देखने लायक है, जब एक्सॉर की हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, ये जो सम है ये मेरा एक्सॉर गेट है और ये मेरा ए, बेसिकली एंड गेट हो गया है मेरा ये। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब देखिए क्या समझने लायक चीज़ है कि जब भी मेरे दोनों इनपुट इक्वल होंगे एक्सॉर की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0। क्लियर है? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। क्यों? जब भी इक्वल होगा तब भी ये 0। जब ये इक्वल नहीं होंगे, जब एक्सॉर इक्वल नहीं होगा, मतलब जो इनपुट एक्सॉर के इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या होगा? तभी वो 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? देखिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। एक्सॉर को एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्सॉर को क्या बोलते हैं? इस एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? चलो, अगर आपको ये बात समझ आई है तो बहुत अच्छी चीज़ है और समझ में आनी भी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A multiplexer is a logic circuit designed to switch। मल्टीप्लेक्सर की वो बात कर रहा है। ठीक है? सिंगल इनपुट टू सेवरल आउटपुट्स, several inputs to single output, single input to single output, several input to several। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, several input to single output। इस तरह से चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या है। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। हमने अभी पीछे देखा था क्या दोस्तों, सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन टू स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट्स टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। ठीक है? इज अ मैनी टू वन डेटा सिलेक्टर को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों जी, ये भी पूछा जा सकता है कि मैनी टू वन डेटा सिलेक्टर या मैनी टू वन कन्वर्टर बेसिकली क्या है? मल्टीप्लेक्सर। A multiplexer selects one of many data available at its input depending upon its bits on the select line। यानी select line क्या है? वो select करती है कि कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा। अभी आगे हम थोड़ा सा उसको समझेंगे भी, है ना। फॉर टू इनपुट देर आर n सेलेक्ट लाइन, सॉरी 2 to the power n इनपुट, ये गलत है यहाँ। 2 to the power n इनपुट अगर है तो n सेलेक्ट लाइन होंगी। ठीक है? दैट डिटरमाइन विच इनपुट इज टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट। ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है, अगर 2 to the power 2 यानी 4 इनपुट है, तो ये n यानी 2 क्या होंगी? आपकी सेलेक्ट लाइन होंगी, 2 सेलेक्ट लाइन। ठीक है? अगर 2 to the power 1 यानी 2 इनपुट है तो 1 सेलेक्ट लाइन होंगी। ठीक? यही 2 to the power 3 यानी 8 इनपुट्स है तो 3 आपकी सेलेक्ट लाइन का मतलब ये। ठीक है दोस्तों? चलिए अब आगे थोड़ा सा और इसको और डीप में थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए ये मैंने एक 4:1 मक्स आपके लिए ले लिया। इसका मतलब ये 4:1 का मतलब 2 to the power 2 यहाँ यानी 4 इनपुट हो गए हैं, 4 इनपुट लाइन। ठीक है? तो देखिए ये क्या है? 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 2 to the power n में हम n इक्वल टू 2 यानी n 2 कितनी हो गई? आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई, सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों? तो बेटर लिख लेता हूँ, गलत लिखा। 2 आपकी सेलेक्ट लाइन, ये आपकी क्या है? बेसिकली ये है आपकी सेलेक्ट लाइन और ये आपके क्या है? ये है आपके इनपुट 2 to पावर 2 यानी 4। ठीक है? क्लियर है? ये क्या है आपका? ये है आपका आउटपुट, आपका आउटपुट। क्लियर है? इस तरह से आपका बनता है। मक्स क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। अब देखिए कैसे हम इसको चैनलाइज करेंगे। ठीक है?
अब देखिए, जब ये 0 0 होंगे दोनों 0 0, तब क्या होगा, I0 सेलेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए, यानी S1 बार S0 बार, तब I0 मेरा सेलेक्ट हो रहा है इसके साथ। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब 0 ये 1 होगा, यानी ये S1 बार S0, तो I1 सेलेक्ट होगा। यानी जब 1 0 होगा तब I2 सेलेक्ट होगा आपका, और जब ये दोनों 1 1 होंगे तब I3 सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन होता है, और ये इसका आपका एक्सप्रेशन हो गया। The output of 4 input multiplexer represent one combinational function of 3 variable E। क्लियर है दोस्तों? अगर 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है और ये क्या है, यानी 3 वेरिएबल का हम इससे चीजें कर सकते। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? देखिए कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए मेरे 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है। द आउटपुट ऑफ 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशनल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल ईच। अब देखिए, यहाँ 2 सेलेक्ट लाइन मेरी बन गई, ए और बी, और यहाँ पर मैं सी को रिप्रेजेंट कर, हो सकता है ये सी बने, ये सी बार बने, ये 0 बने, ये 1 बने। क्लियर है? तो डिपेंड करता है क्या एक्सप्रेशन है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। दोस्तों कभी हम इसकी थ्योरी डिस्कशन करेंगे तो वहां पर हम मल्टीप्लेक्सर्स के फंक्शंस किस तरह से सॉल्व होते हैं वो भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है ये पोर्शन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे जनरली इजी ही होता है, और आप जो एग्जाम में आ रहा है वो भी बहुत इजी ही आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं। और जितना हमने समझाया है, उम्मीद है ये पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो अब ये वाला बात आपको समझ आ गई होगी कि सेवरल इनपुट टू सिंगल आउटपुट क्यों है मल्टीप्लेक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का ये हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कहा है, फास्टेस्ट कहा है, तो इनमें कौन सा फास्टेस्ट है, एनालॉग टू डिजिटल। अब आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो नाम शायद यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है वो भी हम अभी बात करेंगे, क्योंकि उसका दूसरा नाम यहाँ ऑलरेडी गिवन है, वही है जो आप सोच रहे हैं, जो आपने अब तक पढ़ा है वही है, लेकिन उसको जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर गिवन है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। अब देखिए, पहले बेसिक समझ लेते हैं। अगर हम एन बिट कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, जो कन्वर्जन टाइम है डिफरेंट एडीसी का वो गिवन है। देखिए कौन कौन सा, काउंटर टाइप का क्या है, 2n-1 और टी क्लॉक, यानी इतनी क्लॉक साइकिल्स में ये कन्वर्ट करके देगा। जबकि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी की बात करें, एसएआर की हम बात करें, में एंटी क्लॉक हो जाएगा। फ्लैश एडीसी में टी क्लॉक हो जाएगा। इस फ्लैश एडीसी को ही हम बोलते हैं पैरेलल कंपैरेटर टाइप। अब आपको यहाँ क्लिक हो गया होगा, देखिए यहाँ पर पैरेलल कंपैरेटर टाइप दिया है, इसी को हम बोलते हैं फ्लैश टाइप एडीसी। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको आपको लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैश टाइप एडीसी। ठीक है, अब आपको क्लिक हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है हमारा ड्वेल स्लोप, इसको 2n-1 टी क्लॉक हम करते हैं। फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज फ्लैश टाइप और पैरेलल कंपैरेटर टाइप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंपैरेटर हम यूज करते हैं पैरेलल से, तो इसको ये बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? और केवल एक ही क्लॉक साइकिल यानी सिंगल क्लॉक में ये कर देता है, जबकि यहाँ पर n क्लॉक लगते हैं, और यहाँ पर 2n-1, और यहाँ पर भी 2n-। क्लियर है? अब देखिए, ये तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए। अब देखिए, कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं इसके बारे में। जो देखिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है फास्टेस्ट का, इस बार पूछा है फास्टेस्ट का, फास्टेस्ट टाइप में। अब देखिए कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हों और हम भूल जाएं। यहाँ पर हमने इसलिए लिख लिया, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अब कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। काउंटर टाइप एडीसी एंड SAR ADC यूज डैक।
वो पूछता है DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कौन कौन से यूज करते हैं, काउंटर टाइप यूज करता है और SAR यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो आपका है वो यूज करता है। क्लियर है? काउंटर टाइप एडीसी यूज लीनियर सर्च एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी यूज बाइनरी। तो हो सकता है ये आपका क्लब कर दें किसी चीज से, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हो जा सकता है। तो यहाँ पर लीनियर सर्च होता है और यहाँ पर बाइनरी सर्च। क्लियर है? रिंग काउंटर इज यूज्ड SAR टाइप एडीसी। ठीक है, तो काउंटर का भी क्वेश्चन कवर हो गया, हो सकता है काउंटर पे ये क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए फ्लैश एडीसी में दो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फास्टेस्ट एडीसी एंड इट रिक्वायर्स नो काउंट। तो ये क्वेश्चन भी फ्लैश टाइप एडीसी पर पूछा जा सकता है, ये कोई काउंटर की रिक्वायरमेंट नहीं। अब इंपॉर्टेंट फॉर एन बिट एडीसी फ्लैश टाइप एडीसी रिक्वायर्स 2 - 1 टू द पावर n-1 कंपैरेटर, सॉरी 2 टू द पावर n-1 कंपैरेटर की यहाँ जरूरत होती है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आए। अब देखिए एक चीज और इम्पॉर्टेंट बची है, वो हमने नीचे लिखी हुई। ठीक है, डुअल स्लोप एडीसी की वो बात कर रहा है। ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट स्लो है बट मोस्ट एक्यूरेट है। कितना कैसा है? मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है? उम्मीद है ये वाला आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होंगी हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है? अगर फिर भी आपको भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें भी समझा पाए। क्लियर है दोस्तों? कुछ क्लैरिटी आई है आपको इस चीज़ से रिलेटेड? देखिए दोस्तों क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है ना? जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक थोड़ा दिक्कत है ना? तो इसलिए हमें चीज़ें प्रॉपर पता होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताइए। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा गलत हो गया है, यहाँ पर ये 2n-1, ठीक है 2n-1 है जो कंपैरेटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें फ्लैश टाइप की और थोड़ा सा बात कर लें तो 2n रेसिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, और 2n क्रॉस n प्रायोरिटी इनकोडर। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो टू द पावर n, टू द पावर n-1 कंपैरेटर, टू द पावर n रेसिस्टर। हेलो दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन भी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम प्रॉपरली रिमूव रिजॉल्व कर देते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दोबारा से मैं लिख देता हूँ। अगर हम फ्लैश टाइप की बात कर रहे हैं, बात कर, तो यहाँ पर टू द पावर n-1 कंपैरेटर। ठीक है, टू द पावर n रेसिस्टर्स। ठीक है, टू द पावर n क्रॉस n प्रायोरिटी इनकोड। ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये इसका एक तरह से पार्ट होता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम 4 बिट की बात करें एन इक्वल टू, अगर हम 4 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा टू द पावर 4-1 यानी 15 कंपैरेटर यूज हो जाएंगे।
2 टू द पावर 4 यानी 16 रेसिस्टर यूज हो जाएंगे, और 2 टू द पावर 4 क्रॉस 4। ठीक है, ये प्रायोरिटी इनकोडर यूज होगा। तो अब मुझे लगता है एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर प्रॉपर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं केवल एडीसी एडीसी पर एक लेक्चर लेकर आ सकता हूँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड, कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एडीसी एडीसी सारे हम कवर कर देंगे उसमें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, उसमें हम कहेंगे सर्किट भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो और बेसिक क्वेश्चन उस पर आए हैं वो भी डिस्कशन कर सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं वो सब चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कशन की जा सकती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर इनपुट। ठीक है, और आप कितना पसंद करते हैं लेक्चर को, उसके ऊपर डिपेंड। तो दोस्तों मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपका कोई इनपुट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स। ठीक है, कई बार देखिए पढ़ाने के टाइम पे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि हम चीज़ें कई बार मिक्स हो जाती हैं, बट ठीक है, जो था वो यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट एक्यूरेट जो आपका एडीसी है वो कौन सा है, वो आपका ड्यूअल स्लोप है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। रिंग काउंटर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि रिंग काउंटर है उसमें एसएआर आपका यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी जो मुझे लगता था वो पॉइंट मैंने यहाँ इंक्लूड किए थे, बट कई बार जब हम आपके लिए टाइप करते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ आपको नया चीज़ लगे या आपको लगे कुछ गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप उसके लिए वेलकम्ड हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर कई बार हो जाता है। चलिए, अब इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, और आप इसी के साथ मैं कहता हूँ आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम में सफल होइए। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी के साथ में ये लेक्चर एंड कर। जय हिंद, जय भारत।